बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप तमाम साथियों का वामसेक एवं भारत मुक्ति मोर्चा के इस मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जिस मकसद के लिए वामसेक भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जगाने, जोड़ने, संगठित करने और इस देश के मनुवादी व्यवस्था की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है, उन प्रयास की कड़ियों को हम धरातल पे कैसे उतारें, उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाएं, इस बात को लेकर हर कार्यकर्ता के अंदर कहीं न कहीं एक कशिश है, कहीं न कहीं एक सोच है, एक फिक्र है। लेकिन ये जो पूरे देश में मनुवादी व्यवस्था बदले, ये हालात बदले, ये सोच फिक्र भारत के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अलग अलग दिलों में, उनके दिमाग में, मन में ये चल रहा है। तो ये अलग अलग दिल और दिमाग, मन में या अलग अलग लोगों के सोच और फिक्र में ये व्यवस्था बदले, ऐसी सोच चल रही है। अगर इस सोच और फिक्र के लोगों को एक जगह हम मुत्तहिद कर दें, संगठित कर लें, इकट्ठा कर लें, तो एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण हो सकता है और इस व्यवस्था को बदला जा सकता है। तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि यहाँ आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम लोग नहीं आए, बल्कि समाज को जगाने, जोड़ने, संगठित करने वाली वो चिनगारी यहाँ उपस्थित है। आने वाले दिनों में इस देश में जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था को चिनगारी जलाकर राख करने वाली है। ऐसे क्रांतिकारी साथी आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का हिस्सा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंधियों में जल रहा है। कुछ हम ही आप जैसे लोग हैं जो समाज की सोच और फिक्र को लेकर और समाज में हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खात्मे के लिए अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, साधन संसाधन लगाकर इस व्यवस्था को बदलने के लिए निरंतर रात दिन हमारा प्रयास जारी है, हमारी कोशिशें जारी है। और इसलिए मैं कहा करता हूं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है। जो बैठे हुए लोग घायल लोग हैं। घायल तो यहां हर एक परिंदा है। जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो ये परिंदे उड़ान भरने की जरूरत है और उड़ान भरने के लिए हमें संगठन समय समय पे इन विपरीत परिस्थितियों में जमीन पे काम करने के लिए पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग बनाता है, नीति बनाता है, कार्य योजना तैयार करता है। और वो नीति और कार्य योजना हम कार्यकर्ता अगर अमल में लाए तो इस व्यवस्था को बदलने में देर नहीं लगेगी। हम आपको ये संकल्प लेकर गांव में मूवमेंट करने की जरूरत है, फिजिकली मूवमेंट करने की जरूरत है। जिस विचारधारा को हम समाज में स्थापित करना चाहते हैं और जिस विचारधारा को स्थापित करके हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो विचारधारा सिर्फ हम आपके दिमाग में, सोच में, फिक्र में रहने से परिवर्तन नहीं आने वाली है, बल्कि उस विचारधारा को, उस सोच और फिक्र को हमें 6.5 लाख गांव में लेकर जाना होगा। 6.5 लाख गांव में ले जाने के लिए हम आपको जमीन पे, धरातल पे फिजिकली मूवमेंट करना होगा। जितना ज्यादा हम फिजिकल मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा हमारा संगठनिक ढांचा मजबूत होगा और संगठन के जब ढांचे मजबूत होंगे तो एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण होगा और संगठित शक्ति से हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। हम अगर दुनिया के इतिहास को पढ़ें और खास तौर से भारत के इतिहास को पढ़ें तो भारत में, इस देश में जुल्म और नाइंसाफी की विचारधारा को, जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सबसे पहले
तथागत गौतम बुद्ध ने प्रयास किया और उन्होंने इस देश की उस ऊंच नीच, जातिपात, छुआछूत और गैर बराबरी की व्यवस्था को बदलने के लिए जब उन्होंने आंदोलन चलाया और जब प्रयास शुरू किया, अभियान चलाया, तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा, विचार किया, हम अकेले के बोलने से, हम अकेले के प्रबोधन करने से, हम अकेले के चारिका करने से समाज में वो जागृति और चेतना निर्माण नहीं हो सकती जिसकी जरूरत देश में परिवर्तन की है। इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने उस दौर में बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण किया, यानी दुनिया में बड़े से बड़े परिवर्तन जो हम आपके बीच में हुए और देश और दुनिया के बीच में हुए, उसके पीछे कहीं न कहीं एक संघ की आवश्यकता होती है और संगठित शक्ति की आवश्यकता होती है। और इसका महसूस तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। बौद्ध भिक्षु संघ से जुड़े लोग बौद्ध विहारों में बैठकर चिंतन और मंथन नहीं करते थे सिर्फ, बल्कि बौद्ध विहारों को छोड़कर गांवों में चारिका करते थे, लोगों के बीच में ज्ञान देशना, धम्म देशना देने का काम करते थे, लोगों के बीच में वास्तविक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का काम करते थे और इस देश में जुल्म और नाइंसाफी की सोच और फिक्र और विचारधारा को खत्म करने के लिए काम करते थे। लेकिन आज अगर हम इस देश की में जो मनुवादी व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी है, अपनी जड़ें पसार चुकी है, अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं तो हम आपको घरों से निकलकर चारिका करना होगा। परिवर्तन तब होगा जब हम फिजिकल मूवमेंट करेंगे। वर्चुअल मीटिंग करने से हम वर्चुअल मीटिंगों के प्लानिंग और पॉलिसी की तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समाज में जिस विचार को स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए हमें भौतिक तौर पे धरातल पर उतरकर हमें लोगों के बीच में जाकर इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार और फैलाव करना होगा। दिन में 24 घंटे होते, यहां हम तमाम लोग प्राइमरी स्तर के ऊपर की एजुकेशन स्कूलों में, कॉलेजों में हम आपने हासिल किया। उस शिक्षा के दरमियान जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट के लोग एक टाइम टेबल बनाते थे, समय सारणी बनाते थे, किस वक्त क्या आपको पढ़ाया जाना है, हम आपको अपने जीवन में बड़े परिवर्तन का संकल्प लेकर अगर काम कर रहे हैं और इस देश में मनुवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, समता, सुपन्नता, न्याय और बंधुत्व की व्यवस्था लाना चाहते हैं, तो अपने जीवन की भी समय सारणी बनानी होगी। हमें अपने जीवन के समय का एक हिस्सा तय करना होगा कि कितना हमें परिवार को देना है, कितना हमें अपने कार्य को, अपने बिजनेस को देना है और कितना आने वाली नस्लों और पीढ़ियों के मुस्तकबिल के बेहतरी के लिए देना है। इसके लिए हम समय सारणी अगर तय करें तो नो डाउट ये जो हम देख रहे हैं और मंचों से हमारे साथी कहते कि इस परिवर्तन और बदलाव के लिए पीढ़ियां लगती है, पीढ़ियां नहीं लगने वाली है अगर हम आप ईमानदारी के साथ समय लगाएं और चलो गांव की ओर। जो माननीय बावन मिश्राम साहब ने हमारे नेतृत्व में ये संकल्प लेकर कार्यकर्ताओं को गांव में जाने के लिए आह्वान किया है, अपील किया है, अगर हम इसको अमल में लाएं तो यह परिवर्तन के लिए पीढ़ियां लगने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले 5 सालों में इस देश में मनुवादी व्यवस्था जड़ से समाप्त होने वाली है। उसके लिए हम आपको गांव में जाना हो। इसलिए जैसे हम आप घरों से क्यों नहीं निकलते, तो कहीं न कहीं जैसे कोई चाकू हो, कोई छुरी हो, कोई धारदार हथियार हो, अगर घरों में रख दिया जाए, उसका उपयोग और प्रयोग ना हो तो उसमें जंग लग जाता है और उसकी धार खत्म हो जाती है। वैसे ही कोई विचारधारा का प्रचारक हो, किसी संघ का विस्तारक हो, किसी व्यवस्था को बदलने के लिए संकल्प लेकर काम करने वाला हो, किसी विचारधारा और उद्देश्य के साथ जिंदा व्यक्ति हो, अगर वो ठहर जाए
वो सफर ना करे, लोगों के बीच में उस विचारधारा का प्रचार प्रसार ना करे, तो वो विचारधारा में भी जंग लग जाती है। जैसे घरों में धारदार हथियारों को रखने के बाद उसका उपयोग प्रयोग ना हो तो जंग लग जाती है। तो जैसे आज हम अपने घरों से कार्यकर्ताओं को निकलने के लिए, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी साधन का हम इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है, हम कार्यकर्ताओं को चलाने के लिए भी तो कोई न कोई ईंधन होता है, किसी न किसी ईंधन की जरूरत होती है। वो ईंधन साथियों मोटिवेशन है, वो ईंधन मोटिवेशन है। इसलिए मैं कहा करता हूं, जितना बड़ा मोटिवेशन होगा उतना बड़ा डेडिकेशन होगा, जितना बड़ा मोटिवेशन होगा उतना बड़ा समाज में डेडिकेशन पैदा होगा, और जितना बड़ा डेडिकेशन पैदा होगा समाज के कार्यकर्ताओं के अंदर, उतना बड़ा एजुकेशन खड़ा होगा साथियों। तो ये आंदोलन के लिए हम आप जिंदगी लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको मोटिवेट करने के लिए नेतृत्व, संगठन के कार्यकर्ता, संगठन के सीनियर पदाधिकारी काम करते रहते हैं, लेकिन हम घरों में अगर रहते हैं, समाज में रहते हैं, निरंतर काम करें, सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करें, तो उसके लिए फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, उनका जीवन संघर्ष अगर हम सामने रखकर काम करें तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हम संघर्ष कर सकते हैं और इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। कार्यकर्ताओं को कार्य करते समय संगठन के उद्देश्य और विचारधारा को सामने रखकर ही काम करने की जरूरत होती है, लेकिन बहुतायत कार्यकर्ताओं के अंदर, संगठन के अंदर होने के बावजूद जातीय पूर्वाग्रह की भावना से काम करते, व्यक्तिगत जो है सेल्फ बेनिफिट की भावना को, पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखकर काम करते, सुपरियरिटी और इंफीरियरिटी की साइकोलॉजी का शिकार होते। इन बातों को हमें दरकिनार करके अपने संगठन के एम एंड ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी को सामने रखकर उसे प्रिंसिपल मानकर अगर हम आप काम करें तो बड़े से बड़े परिवर्तन हम ला सकते हैं। उस दिशा में हम आपको प्रयास करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। इसके लिए देश भर में वामसिक भारत मुक्ति मोर्चा और पिछले 5 दशक से मान्यवर भवन मेश्राम साहब जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाकर इस देश में जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 365 दिन संघर्ष कर रहे हैं। आज वो आपके बीच में इस जौनपुर की सरजमी पे उपस्थित नहीं है, लेकिन हरियाणा के उस एडीजीपी के साथ जिसकी आत्महत्या नहीं है बल्कि मनुवादी व्यवस्था ने हत्या की है, उस पीड़ित परिवार को मिलने के लिए हरियाणा में मेश्राम साहब आज पीड़ित परिवार के घर का हिस्सा है, उनके घर उनका जाना हुआ। तो आज वो 365 दिन निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने जिले में, अपने गांव में, कस्बे में, तहसील में अगर हम 365 दिन अपने टाइम को मैनेजमेंट करके इस विचारधारा को प्रतिस्थापित करने के लिए हम प्रयास करें, काम करें, तो साथियों वो दिन दूर नहीं है जिसकी शुरुआत जौनपुर की सरजमी से ही हो सकता है। इसके लिए हम आपको प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूं कि घर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, घर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा लोग ही मिशन चलाया करते, मुर्दे मिशन नहीं चलाया करते। इसलिए चे गेवेरा एक क्रांतिकारी है, दार्शनिक है, वो कहा करते कि कुछ लोग इस खौफ से हक बात, सच बात के लिए लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरे कहीं हमें मौत ना आ जाए। उन्होंने आगे कहा कि कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से जंगे मैदान में नहीं उतरे कहीं हमें मौत ना आ जाए। मौत बरहक है, वो आएगी, जन्म ही मृत्यु का कारण है। लेकिन हमें जिस माँ बाप ने, जिस महापुरुषों की हम संतानें हैं,
जिन महापुरुषों का डीएनए हम आपके खून में, रगों में दौड़ रहा है, उन्होंने कभी भी जुल्म और नाइंसाफी के साथ समझौता नहीं किया है, बल्कि प्राणों की आहुति देकर संघर्ष किया है। ये संघर्ष का मैदान हम आपने स्वीकार किया है, तो मैदान में उतरने की जरूरत है। और चलो गांव की ओर जो मुहिम हमारे नेतृत्व ने छेड़ी है, उसे कामयाब बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को चलो गांव का संकल्प लेकर गांवों में फिजिकली मूवमेंट करने की जरूरत है। ऐसा हम आप करेंगे। इस मौके पे मुझे बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मुलीवाल। साथियों, आज बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का मंडल स्तरीय वाराणसी मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन जौनपुर में संपन्न हो रहा है। साथियों, आयोजक लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे जो समर्थक इस मीटिंग में आए हैं, वो लोग माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनकर ही यहाँ से जाएंगे। इस बात को ध्यान रखा जाए। साथियों, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब को करना था, लेकिन माननीय वामन मेश्राम हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है, उसका आज उसके विरोध में आंदोलन हो रहा है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ तुरंत अभी बनारस से गए हैं और आज की अध्यक्षता माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, कर रहे हैं। और इस मंच पर माननीय उद्घाटक महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी विशिष्ट अतिथि वक्तागण और सामने बैठे सभी वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथियों, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 5 विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। एक विषय ओबीसी की जनगणना का है, दूसरा विषय ईवीएम का है, तीसरा विषय चलो गांव की ओर है और चौथा जो विषय हो कार्यकर्ताओं के लिए है और पांचवा नेटवर्क के संदर्भ में है कि बूथ लेवल का संगठन बनाया जाए। तो साथियों, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी है। तो साथियों, मैं बामसेफ का पदाधिकारी होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, वो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का काम करना चाहता है। भारत में संविधान लागू होने के बाद इस देश में 10 लाख से ज़्यादा सामाजिक संगठन आज बने हुए हैं। 1600 से अधिक राजनीतिक पार्टियां बनी हैं और किसी भी संगठन का उद्देश्य व्यवस्था को बदलना नहीं है। सभी संगठनों और सभी राजनीतिक पार्टियों का जो उद्देश्य है, वो जो शासकवादी, मनवादी, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो गैर बराबरी पर है, असमानता पर है, भेदभाव पर है, उस व्यवस्था को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बरकरार रखने के लिए अर्थात उसके समर्थन में लोगों का कार्यक्रम है। अभी हमारे मुख्य अतिथि ताजा उदाहरण बता रहे थे लखनऊ में क्या क्या हुआ। तो साथियों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यह कोई सामान्य संगठन नहीं है और इस संगठन का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है। अगर व्यवस्था बदलेगी तो इस देश के लोग, जो बहुसंख्य लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, वही लोग इस देश के शासक हो सकते हैं, बाकी कोई शासक नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये जो संगठन है, ये संगठन जो देश का हालात है, देश में जो बहुजन समाज की समस्याएं हैं, केवल उन समस्याओं का विषय बनाकर चर्चा करता है और उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा इसका उपाय बताता है। और बाकी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां केवल अपना मकसद पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। साथियों, आप लोगों को पता है भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर है और लोकतंत्र में हम बहुजनों की संख्या 85% है। यह बात बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशीराम साहब थे, उन्होंने पहली बार बताया
और हमारी संख्या 85 है। आज 70 साल से अधिक देश का संविधान लागू हुए हो गया, क्या हम बहुजनों को पता नहीं हो रहा कि हमारी संख्या 85 है? क्या जौनपुर में, वाराणसी में, आपके गाजीपुर चंदौली में इतने ही पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं? आप क्या करना चाहते हैं इस पर विचार करिए। आप कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? आप कोई सभा करने के लिए मीटिंग नहीं है, भाषण देने के लिए नहीं है। आपका मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको बात करना है। आज हमारे पास बहुसंख्य लोग हैं, हमारे पास वोट है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं है? हम लोग सत्ता में क्यों नहीं है? कभी विचार किया? क्या कभी लोगों ने विचार किया जब हमारी संख्या 85 है तो सारे बहुजन के पढ़े लिखे लोग 15 के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपने कभी इस पर विचार किया? विचार न करने के कारण आज जो समस्याओं का समाधान हमारे महापुरुषों ने कर दिया था, दुश्मनों ने आज पुनः वो समस्याएं हमारे सामने पैदा कर दी है। अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, रोजगार खत्म कर दिया गया। अभी देश का सर्वे आया, देश का 50% पैसा 1600 लोगों के पास है, फिर उसके पास 40% पैसा तो 2000-5000 लोगों के पास होगा। 10 और 5% पैसे से ये देश चलाया जा रहा है। इसीलिए हमारा समाज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। कभी आप लोगों ने विचार किया? हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो आदमी यहाँ ही नहीं है। जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है वो हमारी बात उठा ही नहीं सकता है, तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? ये बहुजन समाज को कब लोकतंत्र समझ में आएगा, कब आरक्षण समझ में आएगा, कब वोट का अधिकार समझ में आएगा, कब वो शासक बनेगा? क्या कभी वो सोच रहा है? बामसेब के द्वारा जब वोट हमारा राज तुम्हारा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आंदोलन कांसीराम ने चलाया, इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम मशीन में उन लोगों ने सेटिंग किया, सेटिंग करने के बाद आज ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। अब बीजेपी कांग्रेस जो समझौता है उसके तहत केंद्र में कभी बीजेपी आती, कभी कांग्रेस आता है। बहुजन के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुजन की पार्टियां केंद्र में क्यों नहीं आ रही है? उनको मालूम है कि इन लोगों को टुकड़ा दो, ये लोग टुकड़े पर खुश हो जाते हैं। मेश्राम साहब कहते हैं जिस समाज को आप बदलना चाहते हैं उस समाज का कैरेक्टर क्या है आप उसको पढ़ना होगा। ये समाज जातिवादी है, ये समाज डरपोक है, ये समाज जो पिछलग्गू है, ये समाज बिकने वाला है, ये समाज इस तरह का है। तो ब्राह्मणों ने शासक जाति की जो पार्टियां हैं उन्होंने इस बात को पढ़ लिया, और पढ़ लिया तो जो जागृति बामसेब से आ रही है उस जागृति का फायदा बामसेब को नहीं मिल रहा है बल्कि शासक जातियों को मिल रहा है। आज हम कहते हैं 85 हैं, हम 85 नहीं है, हम तो जातियों का संगठन बना रहे हैं। आप जाओ, ये आज संडे के दिन देखो, छुट्टी के दिन देखो, जितने जातिवादी संगठन है उनके सारे जाति के लोग इसका 10 गुना हर मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर के वो जाति के बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, जाति के बच्चों को शादी करा रहे हैं, केवल 2 काम, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बाबा साहब कहते थे जाति की बात करना, जाति को बढ़ावा देना ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के बराबर है। क्या इन पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? समझ में इसलिए नहीं आ रहा है वो बामसेब में नहीं आ रहे हैं। हमने पहले बताया जितने संगठनों में जाते हैं, जितने पार्टियों में जाते हैं, वो सारी पार्टियां, सारे संगठन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थन में काम कर रहे हैं। आप उनका स्टडी करिए तो पता चलेगा वो बहुजनों की किसी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। सेंट्रल में 33 सांसद बैठे हैं, कभी उन लोगों ने निर्णय लिया SC/ST को जमीन चाहिए, SC/ST को रोजगार चाहिए, OBC की जनगणना होनी चाहिए, कभी कोई चर्चा उन लोगों ने संसद में किया? नहीं किया। केवल मात्र वामसेब संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है जो बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहता है, बहुजन समाज को शासक बनाना चाहता है। इसके लिए साथियों ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम करने के पीछे मकसद क्या है? कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने का मकसद क्या है?
वामसेव 45 साल से काम कर रहा है और बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, बहुजन समाज की प्रत्येक समस्या के लिए काम कर रहा है, लेकिन बहुजन समाज के लोग इधर ना आकर उधर जा रहे हैं। तो वामसेव ने स्टडी किया, ये क्यों इधर नहीं आ रहे हैं? तो वामसेव ने कहा कि अब संगठन का 10% काम एक कमरे में अंदर होगा, हाल के अंदर होगा, बाकी 90% काम सड़क पर होगा। 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ये वामसेव ने डिसाइड किया है कि 2030 तक हम अब संगठन का 90% काम सड़कों पे करेंगे। साल भर में 4 आंदोलन सड़कों पर राष्ट्रीय होगा। अभी कल जन आक्रोश रैली है, राष्ट्रीय जन आक्रोश रैली का पर्चा पढ़िए। किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, विद्यार्थियों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, सारे समाज का मुद्दा बहुजन समाज के लड़के रैली हो रही है। इस रैली से कुछ लोग पर्चा पढ़ेंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग अगली बार आएंगे। अगर 2030 तक हम ऐसे करते रहे तो जो लोग इधर जा रहे हैं लोगों को पता चलेगा हम जा रहे हैं, हमारे शासक बनाना चाहते हैं। कल जो लोग उधर जा रहे थे वो लोग इधर आएंगे। इसलिए साथियों, बूथ लेवल का संगठन, चलो गांव की ओर का कार्यक्रम करना होगा। हर कार्यकर्ता को निर्णय लेना होगा कि हमें प्रतिदिन एक गांव में मीटिंग करना है। अगर एक गांव में मीटिंग होती, गांवों को लोग जानते कि हमारी समस्या के लिए, हमारे बच्चों के लिए कार्यक्रम है, यहाँ जगह न बचती। लेकिन साथियों, हम गांव की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो संगठन ने निर्णय लिया है 2030 तक 50 करोड़ लोगों का बहुजन समाज बनाना है। इसलिए आंदोलन अब हर साल भर में 4 बार चलेंगे और उससे बहुजन समाज को इधर लाया जाएगा। जब 50 करोड़ का बहुजन समाज बनेगा, साथियों, लोकतंत्र का सिद्धांत है, जिसका समाज पर नियंत्रण होता है उसी का राजनीति पे होता है, जिसका राजनीति पे होता है उसका सत्ता पे होता है, जिसका सत्ता पर होता है उसका व्यवस्था पर होता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जन आंदोलन हुआ, श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ, हम लोग नेपाल गए थे पिछले सितंबर में, और जब वहां 10,000 लोग नेपाल भारत से पहुंचे थे, लोग एक चर्चा कर रहे थे कि लगता है भारत में क्रांति बाद में होगी, नेपाल में पहले होगी। आपको मालूम है, साल भर नहीं बीता, सितंबर में हम लोग गए थे, सितंबर में ही वहां जन आंदोलन हो गया। 24 घंटे के अंदर सरकार बन गई। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग डिसाइड कर रहे थे कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन गृह मंत्री होगा। ये तय करके इस देश के जो मूल निवासी, उनके हक अधिकार के लिए आपको काम करना होगा, ये डिसाइड हो गया। तो भारत में भी जन आंदोलन होगा। हम राष्ट्रव्यापी नेटवर्क 625 जिलों में बना चुके हैं। 6,000 जातियों में 4,500 जातियों तक पहुंच गए हैं। अगर ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर जन आंदोलन जो खड़ा करना है, आपको गांव में जाना है, हमारे जो भाई बहन उनको समझाना है, उनको आंदोलन में शामिल कराना है। साथियों, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर जन आंदोलन नहीं हुआ तो हम पुनः इस देश का संविधान समाप्त हो जाएगा, हमारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, हमारे बच्चे और हमारा समाज कल कहाँ जाएगा। आप कल्पना बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचिए कि कल क्या होगा अगर संविधान नहीं रहेगा। संविधान रहते आईएएस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, आम आदमी की। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, वामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन मौर्यवंशी उत्सव वाटिका निकट कमला नेहरू इंटर कॉलेज शाहगंज बाईपास जौनपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें एक विषय है केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना न करना शासक वर्ग की धोखेबाजी तथा समस्त बहुजनों के साथ षड्यंत्र एवं विश्वासघात है। एक विचार मंथन। इसी के साथ दूसरा विषय है भाजपा और कांग्रेस की आपसी समझदारी से
चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का फायदा उठाकर द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना या बहुजनों को वास्तविक सत्ता से वंचित कर गुलाम बनाने का शासक जाति का षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। तीसरा विषय है चलो गांव की ओर के अभियान का 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है, एक विचार मंथन। चौथा सब्जेक्ट है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता, बल्कि संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं अनुशासन का निर्वाहक होता है। और पांचवा और आखिरी सब्जेक्ट है बूथ लेवल तक सहयोगी संगठनों के नेटवर्क तैयार करना या राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त है। ऐसे कई विषय आज के अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये समझने की है कि इस देश के अंदर जब अंग्रेज नहीं आए थे और जब मुगल भी नहीं आए थे, क्योंकि इस देश में चर्चा अंग्रेजों की भी बहुत होती है और मुगलों की भी बहुत होती है। अंग्रेज भी इस देश को छोड़कर चले गए और मुगल भी इस देश को छोड़कर चले गए। आज की तारीख में भारत में जो लोग हैं जिनको मुगल के तौर पर कुछ लोग प्रचारित करते हैं, वो मुगल नहीं है, वो मुसलमान है। एक मुसलमान है और एक मुगल है। मुगल जो थे, मुगल एक नस्ल थी जो बाहर से आई थी, और जो भारत में मुसलमान है वो मुगल नहीं है। ये खास बात समझने वाली बात है, खास तौर से ओबीसी के लोगों को, क्योंकि ओबीसी के जो लोग हैं वो मुगल और मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझते, क्योंकि आरएसएस वाले उनको ऐसे ही समझाते हैं। वो मुसलमान की बस्ती होगी कहेंगे मुगलों की बस्ती, वो ऐसे ही समझाते हैं। मुसलमान की बस्ती है तो कहेंगे मुगल रहते हैं वहां, मुगलों की बस्ती है। तो मुगलों की बस्ती नहीं है, मुसलमानों की बस्ती है। मुगल एक नस्ल है जो विदेश से आई, और मुसलमान कौन है? जो इस्लाम को मानता है वो मुसलमान है। कोई भी आदमी जो इस्लाम स्वीकार कर लेगा वो मुसलमान हो जाएगा, लेकिन उसकी नस्ल कैसे बदलेगी? मान लो एससी का आदमी, एसटी का आदमी, ओबीसी का आदमी धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो मुसलमान हो गया। तो मुसलमान हो गया, वो मुगल नहीं हुआ, वो तब भी हमारी नस्ल का है, उसकी नस्ल नहीं बदली है, वो हमारी नस्ल का आदमी है। तो ये मौलिक फर्क समझने की जरूरत है। अगर ये मौलिक फर्क हम लोग समझे दोनों बातों में, तो जो झगड़ा लगाया जाता है वो झगड़ा लग नहीं पाए। तो अंग्रेज बाद में आए, मुगल बाद में आए, इसकी चर्चा आज भी खूब हो रही है। अंग्रेजों की भी खूब हो रही है और मुगलों की भी खूब हो रही है। लेकिन अंग्रेजों और मुगलों के पहले जो इस देश में आए, क्या उनकी भी चर्चा करने के लिए कोई तैयार है? जो लोग अंग्रेज और मुगल के पहले आए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो इस बात के लिए हल्ला मचा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो अन्याय और अत्याचार किस आधार पर हो रहा है? वो अन्याय और अत्याचार जाति के आधार पर हो रहा है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो रहा है, जाति व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर अगर आज क्लास 1 का अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो उसके बारे में तो चर्चा करना पड़ेगा। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तब की है जब आरएसएस नहीं था। आज आरएसएस के लोग उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तब बनी जब आरएसएस नहीं था, जब कांग्रेस नहीं थी, जब अंग्रेज नहीं आए थे।
जब मुगल नहीं आए थे तब बनी, और जब मुगल इस देश में आए तो मुगलों ने यहां पर राज किया, फिर अंग्रेजों ने यहां पर राज किया, और फिर अंग्रेज देश छोड़कर चले, और इस बात का प्रचार कर दिया गया कि देश आजाद हो गया। इसका प्रचार कर दिया गया कि देश आजाद हो गया। अभी जब आजादी को 75 साल पूरे हुए तो जोर जोर से डंका बजाया गया और आजादी का अमृतोत्सव मनाया गया, और उस अमृतोत्सव में सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को सहभाग कराया गया। तो हमने पूछा, कुछ लोगों को पूछा, कहां गए थे? कहा आजादी का अमृतोत्सव मनाने गए थे। तो हमने कहा आजाद हो गए। 75 साल की आजादी में क्या मिला? कहा ये तो नहीं पता क्या मिला, लेकिन लोग बुलाए थे तो चले गए थे। तो जो अपने लोग हैं इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो आज की दुर्गति है, इस दुर्गति के लिए अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है, मुगल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था अंग्रेजों और मुगलों के पहले बनाई गई। तो अंग्रेजों और मुगलों के पहले कौन बनाया इस व्यवस्था को? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को एक खबर छपी। उस खबर में माइकल बाम साहब का डीएनए रिपोर्ट छापा गया, और उस डीएनए रिपोर्ट ने बताया कि भारत में जो ब्राह्मण है इनका जो मूल है वो यूरेशियन है, भारतीय नहीं है। भारत में जो ब्राह्मण है उनका जो मूल है वो यूरेशियन है, भारतीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण इस देश में यूरेशिया से चलकर भारत में आए, ये बात इससे साबित हो जाती। अब जिस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर आज हमारे लोगों के साथ, चाहे वो बड़े से बड़े पद पर बैठे हो या गांव का गरीब से गरीब किसान मजदूर आदमी हो, जिस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर शोषण हो रहा है, वो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अंग्रेजों के समय में नहीं बनी, मुगलों के समय में नहीं बनी। तो अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को बनाने का काम किया। ब्राह्मणों ने ही बनाने का काम किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ये बातें लिखी, और अगर आप व्यवहारिक रूप से इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपको ये बात समझ में आएगी। मान लो किसी यादव के पूर्वज ने, किसी कुर्मी के पूर्वज ने, किसी मौर्य के पूर्वज ने, किसी गढ़िया के पूर्वज ने, किसी और जाति के पूर्वज ने अगर ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई होती तो बनाने वाला आदमी इतना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है कि खुद को ही लात जूता खाने के लिए खुद ही व्यवस्था बनाकर खुद को ही नीचे रखेगा लात जूता खाने के लिए? ऐसा बनाने वाला आदमी इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता। तो तर्क के आधार पर यह बात साबित होती है कि यह व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, क्षत्रियों के द्वारा भी नहीं बनाई। क्षत्रियों के द्वारा इसका अनुपालन करवाया जाता है, मगर क्षत्रियों के द्वारा भी यह व्यवस्था नहीं बनाई गई। अगर क्षत्रियों के द्वारा बनाई गई होती तो क्षत्रिय अपने को ऊपर रखते। ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष चलता रहता हमेशा कि हम बड़े कि तुम बड़े, और इसलिए ब्राह्मणों ने परशुराम नाम का एक काल्पनिक पात्र तैयार किया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और कहा इसने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रियों को मानसिक रूप से दबाने के लिए ब्राह्मणों ने परशुराम नाम का एक काल्पनिक पात्र तैयार किया
और कहा 21 बार धरती विहीन कर दिया जाए। परशुराम नाम का कोई आदमी धरती पर पैदा नहीं हुआ। अभी फतेहपुर में एक ब्राह्मण को परशुराम अवतरित हो गया था, तो उसने पटेलों की हत्या कर दिया फरसा लेकर और कहा कि परशुराम ने हमें आदेश दिया। वैसे परशुराम नाम का कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि ये व्यवस्था ना तो क्षत्रियों ने बनाई, ना तो वैश्यों ने बनाई, ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाने का काम किया। और इस व्यवस्था को बनाकर ब्राह्मणों ने एक लंबे समय तक जो इस देश के असल बासिंदे थे, इस देश के मूल निवासी थे, उन लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, बराबरी पर बैठने के अधिकार से और तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी कभी वो अपने को वैश्य बनते हैं, कभी कभी वो अपने को क्षत्रिय बनते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कंफ्यूजन में नहीं रखा। जब आप ब्राह्मणों के साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र की कैटेगरी में रखा और हम लोग जिनको शूद्र समझते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा? तो शूद्रों में से ही कुछ लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालकर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया और कहा ये अछूत है, इनको ना कोई छुएगा, ना कोई बोलेगा, ना इनसे कोई मतलब रखेगा। तो शूद्रों से भी एक सीढ़ी नीचे लेवल पर अछूतों को गिरा दिया, जिनको आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया और शूद्र बनाया और फिर शूद्रों के नीचे अछूत बनाने का काम किया गया। और जब लोगों ने पूछा कि भाई हम शूद्र हैं तो हमारा क्या अधिकार है, तो कहा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फिर क्या है? कर्तव्य है। एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। तो कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? अपने से ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करो और सेवा भी निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव का क्या मतलब है कि अगर सेवा करो मन में कोई आशा अपेक्षा मत रखो कि कुछ मिलेगा, केवल सेवा करते रहो। तो कहा तो हमें क्या मिलेगा? सेवा करते रहेंगे निष्काम भाव से। तो कहा इस जन्म में कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण बन जाओगे। इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा लेकिन अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण बन जाओगे। तो हमारे लोगों ने सोचा चलो ये जन्म तो व्यर्थ चला ही गया है, पिछले जन्म में गलत काम किए होंगे, इसलिए इस जन्म में यादव के घर पैदा हो गए, कुर्मी के घर पैदा हो गए, मौर्य गरड़िया के घर पैदा हो गए, गलत काम किए रहे होंगे इसलिए पैदा हो गए पिछले जन्म में। ये जन्म, अगला जन्म सुधारना है तो ब्राह्मण की सेवा करना। तो ब्राह्मणों ने कहा ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मुरारी दे रहे, हम लोग दे रहे। मनुस्मृति में एक जगह लिखा है कि ये जो किसान जातियां हैं, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है और जो ये किसान जातियां हैं, जाट है, गुजर है, लोधी है, ऐसी तमाम जो किसान जातियां हैं जो खेती में काम करती हैं, इनका अनाज लेना पाप नहीं होता है। अनाज लेने में कोई छूट नहीं लगता है, लेकिन इनके घर का बनाया खाना खाने में छूट लगता है। इसलिए ब्राह्मण को इनका अनाज लेना चाहिए, इनका बनाया खाना नहीं खाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब घरों में पुरोहित आता है वो सीधा मांगता है, बनाया खाना नहीं खाता, सीधा मांगता है आटा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, सीधा मांगता है। क्योंकि उनको ये गाइड किया गया है
अगर इनके साथ बैठकर खाने लगोगे, इनके रसोई में बना खाने लगोगे, फिर तो बराबरी हो जाएगी। बराबरी करना नहीं है, बराबरी करना नहीं है तो थोड़ा तो अंतर दिखाना पड़ेगा कि हम बड़े। अब मेहनत तो यही कर रहे हैं, पैदा तो यही कर रहे हैं, इनका लोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे, तो अनाज इनका ले लो। हम छोटे छोटे थे तो घरों में जब पहले पुरोहित आते थे तो एक बुजुर्ग पुरोहित थे, तो वो क्या कहते थे, अच्छा चलो बना दो, नमक हम डाल देंगे, बना दो नमक हम डाल देंगे। तो नमक हम डाल देंगे मतलब हम ही नमक डालेंगे तभी शुभ रहेगा, नहीं तो पवित्र हो जाएगा तुम नमक डाल दो। तो ये व्यवस्था अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले इस देश में ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, जिसका शिकार हम हैं। केवल आरएसएस का विरोध करने से नहीं होगा, इस सिस्टम को बदलने के लिए काम करना होगा। ये सिस्टम समझना पड़ेगा। इस सिस्टम की वजह से चाहे जस्टिस के ऊपर जूता उछाला जा रहा हो, या फिर जो अभी अधिकारी थे हमारे उनके साथ हुआ हो, या रोज समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है कि ये सिस्टम, इस सिस्टम पर चर्चा होने की जरूरत है। एक कांग्रेस पार्टी है जो कहती है अंग्रेजों के खिलाफ हमने तीर मार दिया तो इसलिए हमें वोट दे दो, तो अंग्रेजों के खिलाफ तीर मारने की बातें करती रहती है। और दूसरे आरएसएस बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, मुगलों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, और वो हमको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो हमको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और हमारी समस्याएं कहीं और ना अंग्रेजों में है ना मुगलों में है, हमारी समस्याएं तो तीसरी जगह खड़ी है। उनको सब लोग बगल में बिठाते हैं, गले में भी लगाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, हम लड़ाई भी लड़ेंगे। अन्याय अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ोगे? वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगों को मजबूत करके आप वर्ण व्यवस्था के शिकार लोगों की लड़ाई कैसे लड़ सकते हो? कैसे लड़ोगे? तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक आदमी से लड़ने से काम नहीं चलेगा, इस सिस्टम को बदलना होगा। जब ज्योतिबा फूले ब्राह्मण मित्र की बारात में गए तो धक्का मारकर उनको बाहर कर दिया, कहा ये माली जाति का आदमी हमारी बारात में क्यों आ गया? ज्योतिबा फूले दुखी थे, सोच रहे थे बैठकर। उनके सामने से जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, ऐसे लोग गुजर रहे थे हंसते हुए। ज्योतिबा फूले को बड़ा धक्का लगा कि मुझे तो धक्के मारकर बाहर किया, मैं बहुत दुखी हूं, विचार कर रहा हूं, और इनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, ये मौज में है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बहुत समझने की बात है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी कई बार कहते हैं, जब समझाते समझाते थक जाते हैं तो क्या कहते पता है, साहब जब इनकी कुटाई होगी ना तो अपने आप समझ जाएंगे। तो लोगों को लगता है कि शोषण से जागृति पैदा होती, शोषण से जागृति नहीं पैदा होती है, अपमान और शोषण का एहसास होने से जागृति पैदा होती है। केवल शोषण होने से जागृति नहीं पैदा होती। शोषण तो हजारों सालों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी ग्रामीण इलाकों में जाति पात है, ऊंच नीच है, छुआछूत है। जिसको एहसास नहीं है वो विरोध नहीं करता है, जिसको एहसास है वो विरोध करता है। आज भी कुत्ता थाली चाट ले तो थाली पवित्र है, आदमी थाली छू ले तो थाली घर के बाहर चली जाती है। आज भी ये कंडीशन है गांव देहातों में। और अगर ये कंडीशन है और वो लोग जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो इसको स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें भी एहसास नहीं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण ही कर रहे हैं ऐसा नहीं, शेड्यूल कास्ट की भी एक जाति दूसरी जाति के साथ कर रही है, ओबीसी की भी एक जाति दूसरी जाति के साथ कर रही है, क्योंकि उनके दिमाग में घुसा दिया गया है कि हम ऊपर हैं, ये नीचे है, हम बड़े हैं, ये छोटा है। ये जो उनके दिमाग में घुसा दिया गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसका एहसास करवाने से परिवर्तन होता है। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया? ज्योतिबा फूले चाहते तो जिसने धक्का मारा उससे लड़ते,
लेकिन उससे नहीं लड़े। ज्योतिबा फूले ने क्या किया? ज्योतिबा फूले ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का प्लान बनाया। एक आदमी से लड़ने का नहीं, जिस व्यवस्था की वजह से ये हो रहा है उस व्यवस्था को बदलने का प्लान बनाया और 1848 में अपना आंदोलन शुरू किया और रनाडे को मुंह पर कहा कि अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम ब्राह्मणों का राज आएगा, तो क्या तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे? ज्योतिबा फूले का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अंग्रेज चले जाएंगे फिर भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा। साहू महाराज का कॉन्सेप्ट क्लियर था, बाबा साहब का कॉन्सेप्ट क्लियर था। साहू महाराज कह रहे थे तिलक को कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा तो क्या करोगे? और बाबा साहब अम्बेडकर ये पूछ रहे थे गांधी और कांग्रेस से कि ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई है? एक देश की आजादी, अंग्रेज देश पर राज कर रहे थे, 15 अगस्त को चले गए, देश आजाद हो गया, मगर देश के लोग जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के तहत गुलाम बनाए गए हैं वो कब आजाद हो गए? उनकी आजादी की लड़ाई भी है क्या? ये बाबा साहब पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो समझ रहे थे ये लोग कि अंग्रेज चले जाएंगे, ये लोग कब्जा कर लेंगे और हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए फूले साहू अम्बेडकर ने अपना आंदोलन अलग चलाया। और अलग चलाया तो उसका नतीजा क्या हुआ? वोट का अधिकार मिला, जो ब्राह्मणों के लिए सबसे संकट का मुद्दा था। ब्राह्मणों के लिए वोट का अधिकार तब भी संकट का मुद्दा था, आज भी संकट का मुद्दा है। और तब उसका विरोध गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के लोग कर रहे थे कि सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को, इनकम टैक्स देने वाले लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब कह रहे थे कि हमारे लोगों को तो हजारों साल से पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, धन रखने का ही अधिकार नहीं था, तो इनके में कहां से पढ़े लिखे मिलेंगे, कहां से इनकम टैक्स देने वाले मिलेंगे? बाबा साहब कह रहे थे सबको मिलना चाहिए, ये लोग कह रहे थे केवल इनकम टैक्स देने वाले और पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। बाबा साहब के तर्कों से अंग्रेज प्रभावित हुए, बात मान लिया। ये लोग कह रहे थे कि अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे? मान लो रामलाल नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा है, अब मान लो वोटिंग हुई और लिखा गया रामलाल, तो अनपढ़ आदमी पढ़ नहीं पाएगा, वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसका समाधान है, रामलाल रामलाल पढ़ के वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, तो कुर्सी का निशान देखकर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी वोट डाल सकता है। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह आया है, इसकी वजह से भारत में चुनाव चिन्ह आया। और अंग्रेज बाबा साहब के तर्कों से इतना प्रभावित हुए कि जब लंदन में उनको एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाया, तो उस कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर लिया। तो अंग्रेज है, उनको तो योग्य आदमी चाहिए, उनको जाति से लेना देना नहीं है, तो यहां जाति से लेना देना नहीं। बाबा साहब विद्वान तो थे, लेकिन हमारी जाति के नहीं थे, तो नेता कैसे माने, महापुरुष कैसे माने? ये संकट तो यहां है, अंग्रेजों में ये संकट नहीं है। आए दिन हम लोग सुनते बाबा साहब की प्रतिमा वहां लग रही थी, नहीं लगने दिया गया, वहां लग रही थी, रोका गया, वहां लग रही थी, विरोध हुआ, वहां क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये जाहिल सोच की निशानी है। बाबा साहब अम्बेडकर जहां जहां पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, उनकी प्रतिमा है, कोलंबिया में पढ़े, उनकी प्रतिमा है, विदेशों में जहां जहां पढ़े वहां उनकी प्रतिमा लगाई गई। और भारत का इतना विद्वान आदमी को भारत में अगर इज्जत नहीं लोग देते हैं तो जातिवादी सोच के लोग हैं, और इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इससे हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, और ये वोट का अधिकार सारे संकट की जड़ है उनके लिए। उनको टेंशन हो गई कि अब तो सबको वोट का अधिकार मिल गया, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू हो गया, अब एक आदमी का 1 वोट होगा, उसकी एक ही कीमत होगी, तो इनकी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या तो कम है, तो कम संख्या वाले कैसे राज करेंगे जब सबको वोट का अधिकार होगा? ये टेंशन पैदा हो, और जब ये टेंशन पैदा
हो गई तो उन्होंने 2-3 काम किए। पहला काम उन्होंने किया कि अपने धर्म का नाम बदल दिया। पहला काम क्या किया? धर्म का नाम बदल दिया। जिसको ब्राह्मण धर्म कहते थे उसको हिंदू धर्म कहना शुरू कर दिया। अब हम लोग किताबों में क्या पढ़ते हैं इतिहास की, जो लोग पढ़े लिखे जानते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि सा का उच्चारण हा ना कर पाने की वजह से सिंधु से हिंदू बन गया। हम तो किताबों में इतिहास की यही पढ़ते हैं कि सिंधु से हिंदू बन गया। अब अगर सिंधु से हिंदू बन गया तो सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारे पूर्वजों की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो ब्राह्मण कहीं नहीं थे। तो जब सिंधु से हिंदू बन गया तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गए? ये बड़ा सवाल है कि जब सिंधु से हिंदू बना तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हुए? और ब्राह्मण अपने को इसलिए हिंदू नहीं मानते थे, और ब्राह्मण अपने को आर्य कहते थे। दयानंद सरस्वती कहते थे ये हिंदू गाली है और हम आर्य। और मुगलों ने जजिया कर नहीं दिया, कहा हिंदू नहीं है। लेकिन जैसे ही वोट का अधिकार की सुगबुगाहट हुई कि अब सबको वोट का अधिकार मिलेगा, उन्होंने हिंदू महासभा बनाए। फिर हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और कहने लगे कि गर्व से कहो हम हिंदू है, तो गर्व से कहो हम हिंदू है। अगर इतना कहे तो आदमी अगला सवाल पूछेगा कौन वाले हिंदू हैं? जैसे हिंदू में कई कैटेगरी है ना, आप लोगों को भी पूछना चाहिए। जो आदमी आपको हिंदू बनाने आए उसको ये पूछना चाहिए कि चलो हम हिंदू हैं तो कौन वाले हिंदू हैं? पहले दर्जे वाले, दूसरे दर्जे वाले, तीसरे दर्जे वाले, कि चौथे दर्जे वाले, कि पांचवें दर्जे वाले? पहले दर्जे में ब्राह्मण है, दूसरे दर्जे में क्षत्रिय है, तीसरे दर्जे में वैश्य है, चौथे दर्जे में शूद्र जो ओबीसी है, और पांचवें दर्जे में शेड्यूल कास्ट। तो कौन वाले हैं ये पूछना चाहिए। क्या पहले वाले में ले जाने के लिए तैयार हो? पूछना चाहिए। और अगर वो बताता है कि चौथे दर्जे वाले हो, पांचवें दर्जे वाले हो, तो उसको कहना चाहिए कि संविधान ने हमको पहले दर्जे का नागरिक बनाया है और तुम हिंदू बनाकर हमको चौथे और पांचवें दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हो, तो हम तुम्हारा चौथे और पांचवें दर्जे का नागरिक बनने के लिए तैयार नहीं है। हम संविधान के अनुसार पहले दर्जे का भारत का नागरिक हैं, उस पर हमको गर्व है। भाई संविधान तो कहता है जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सब पहले दर्जे के नागरिक है। कोई दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा नहीं है। लेकिन ये तो चौथे और पांचवें दर्जे में हमको ढकेल रहा है। तो ये ना पूछे तो इसके पहले ही वो कहता है हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आगे कहता है एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा। आपका दिमाग है घुमा दिया। अब घुमा दिया, उसकी तरफ से दिमाग घूम गया, मुसलमानों की तरफ हो गया। कहा वो दिन दूर नहीं जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। अब आप सोचने लगे कि 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में, 800 साल में जब मुसलमान बच्चे पैदा करते 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 संख्या बढ़ा लेंगे तब कब्जा कर लेंगे। इसलिए रोकना है। अब देश के नाम पर तो खून ही खौल जाता है। हम लोगों का देश हमारा है, हमारी संवेदनाएं है तो खून खौलता है। लेकिन समझना भी तो चाहिए 400 साल बाद, 500 साल बाद, 800 साल बाद जब पैदा करते करते बढ़ा लेंगे तब तो कब्जा करेंगे। इसका मतलब दूसरा है कि संख्या होना चाहिए कब्जा करने के लिए, संख्या बढ़नी चाहिए कब्जा करने के लिए। तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाना चाहिए। ओबीसी 52% है, एससी 15% है, एसटी 7.5% है, माइनॉरिटी 15% है। अगर इन सबको मिला लिया जाए तो 85-90% लोग हो जाते हैं। तो हमको आज ही बहुसंख्यक है तो हम क्यों कब्जा नहीं कर लेते? थोड़ा सा अगर दिमाग की बत्ती जलाए कि वो कह रहा मुसलमान जब संख्या बढ़ा लेंगे तब कब्जा करेंगे, तो हम तो आज ही संख्या में ज्यादा है तो हम ही क्यों कब्जा नहीं कर लेते? हम ये दिमाग नहीं लगाते और 3.5% लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं। और इसकी वजह से देश में 3.5% ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी का समर्थन हिंदू के नाम पर लेकर बहुसंख्यक बन गए। तो ये काम तो ये किया, धर्म का नाम बदला, हिंदू कर लिया। दूसरा काम किया, नेहरू ने गिनती रोक दिया। क्योंकि अगर हर 10 साल बाद गिनती होती तो हर 10 साल बाद क्या आंकड़ा आता?
ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%। तो एक न एक दिन तो दिमाग की बत्ती जलती कि हम 52 या 3.5, हम इसके पीछे क्यों लगेंगे, इसको हमारे पीछे लगना चाहिए, हम इसके पीछे क्यों लगे। तो सोचा ये दिमाग की बत्ती ना जले, इसके पहले ही जनगणना रोक दो। तो नेहरू ने जनगणना रोक दी, दूसरा काम कर दिया। तीसरा काम क्या कर दिया, SC ST का आरक्षण तो नहीं रोक पाए, कहा SC 15% है, ST 7.5% है, ये मिलाकर 22%, 22.5% होते हैं। अगर OBC को भी आरक्षण मिल गया तो ये 52% है, 52% OBC, 7.5% ST, 15% SC, ये मिलाकर 74.5%, 74.5% हो जाएंगे तो बहुसंख्यक हो जाएंगे। अरे OBC रिजर्व कैटेगरी अगर हो जाता, SC रिजर्व कैटेगरी था, ST रिजर्व कैटेगरी था, अगर उसी समय OBC को भी रिजर्वेशन मिलता और OBC भी रिजर्व कैटेगरी हो जाता तो तीनों की समस्याएं एक जैसी हो जाती। SC की समस्या आरक्षण की, ST की समस्या आरक्षण की, OBC की समस्या आरक्षण की, तीनों में एकता बन जाती। तीनों में एकता बनती तो 74.5% हो जाते, तो माइनॉरिटी के लोग भी तो हमारे साथ खड़े हो जाते। तो फिर 3.5% ब्राह्मण राज कैसे करते। इसलिए पूरा दम लगाकर OBC के आरक्षण को रोकने का काम उस समय किया गया। तो ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया, कोई बिना सोचे समझे नहीं किया गया। और जब बड़ी लड़ाई हुई मंडल कमीशन की और अब लगा कि अब नहीं रोक पाएंगे, मंडल लागू हो गया, तो फिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और OBC के लोगों को उधर लेके गए। उसका नतीजा है जब हम पूछते हैं, रोज हम OBC में कार्यक्रम करते पूछते हैं, मंडल कमीशन पढ़ा तो हमारा चेहरा देखते हैं, मुझको लगता है बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है, इनसे थोड़ा आसान करना चाहिए। तो पूछते हैं देखा, तो भी चेहरा ही देखते हैं, तो ना पढ़ा ना देखा, क्योंकि जब पढ़ना था, जब देखना था तब मस्जिद गिराने चले गए थे, तो कहां से पढ़ते कहां से देखते। तो हम लोग तो बहुत दिन से कह रहे थे कि जब मंदिर बनेगा तो घंटा बजाने के लिए रखा जाएगा OBC के लोगों को वहां पर। तो लोगों को लगता था कैसे नहीं रखेगा, हम भी तो हिंदू हैं। उनको पता ही नहीं चला कि चौथे और पांचवें दर्जे वाले हैं, वहां तो पहले दर्जे वालों की एंट्री है, चौथे और पांचवें वालों की है नहीं। जब बना ट्रस्ट तो एक भी OBC को घंटा बजाने के लिए भी वहां नहीं रखा। और विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, जो बड़े बड़े नेता थे मंदिर आंदोलन के, उनको दूध में जैसे मक्खी गिरती है तो मक्खी को उठाकर आदमी किनारे करता है और दूध पी लेता है, वैसे ही ये जो बड़े बड़े नेता थे इनको किनारे किया और मंदिर के ट्रस्ट पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। विनय कटियार अयोध्या में ही रहते हैं, एक चैनल ने विनय कटियार का इंटरव्यू किया जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। कहा राम मंदिर निर्माण में आपको कोई जिम्मेदारी मिली है? कहा नहीं, हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। कहा जिनको मिली है वो ठीक कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला है, हम तो टहलने घूमने चले जाते हैं। तो कहा आप आएंगे? कहा आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे। तो ये स्थिति में इन लोगों को, जिनको बड़ा नेता बनाया था मंडल को दबाने के लिए मंदिर मस्जिद के आंदोलन में, उनकी दुर्गति कर दिया। हुआ भारती का कल्याण सिंह चले गए। कल्याण सिंह जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए, उन्होंने अखबार वालों को बयान दिया कि हम फिर से राजनीति करना चाहते, तो उनको मस्जिद गिराने वाली केस में नोटिस आ गया। दोबारा उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम फिर से राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनेगा ये फैसला दिया है, लेकिन मस्जिद गिराना सही था ये फैसला नहीं दिया है। तो जिसने मस्जिद गिराया है वो अभी भी दोषी है, वो मस्जिद गिराने वाले दोषी हैं। मस्जिद गिराना सही था ये फैसला नहीं दिया है, मंदिर बनेगा ये फैसला केवल दिया है। तो OBC के लोगों को इधर जो नौकरियां मिलने वाली थी, अगर मंडल कमीशन समझते तो मंडल की लड़ाई लड़ते तो नौकरियां मिलती। तो 52 को 27 मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर क्या है तो लंबा समझाने की जरूरत नहीं है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, लो तुम्हारे लिए लो खा लो। तो दांत ही नहीं है तो चना कैसे खाए?
जो अपने बच्चे को कोटा भेजकर तैयारी करवा सकता है, पैसा है, अरे तुम तो क्रीमी लेयर में हो, तुमको नहीं मिले। अच्छा, उसको मिलेगा जो पढ़ाई नहीं सकता। शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है, कर्मचारी नहीं पढ़ा पा रहा अपने बच्चे। किसान मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी की हैसियत नहीं है। और अगर अधिकारी पढ़ा सकता है तो अधिकारी क्रीमी लेयर में, फिर आपकी सीटें खाली रहेगी क्योंकि आप तो योग्य कैंडिडेट, तो क्रीमी लेयर लगा दिया गया। तो ये सारी साजिश क्यों हुई? क्योंकि ओबीसी के लोगों को उधर गुमराह कर दिया गया। लेकिन मंडल से जो चेतना पैदा हुई, काशीराम जी ने भी उस समय, शरद जी, लालू जी, काशीराम जी, ऐसे तमाम नेता थे जो मंडल की लड़ाई लड़ते, उस चेतना ने देश के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में बड़ी जागृति पैदा किया और उसका नतीजा रहा कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की तमाम पार्टियां मजबूत होकर सामने आ गई। कई राज्यों में सरकार बना लिया और सेंटर में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियों के समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनती थी। तो ये बड़ा संकट ब्राह्मणों के लिए पैदा हो गया। आप लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी की सदस्यता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो ब्राह्मणों ने इस संकट से निपटने के लिए ईवीएम लाया। ये जो वोट का संकट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदा किया ला करके, उस संकट से निपटने के लिए ये बहुत सारे कारनामे किए और ईवीएम लाया। पहले कांग्रेस ने लाया, अब कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए, हर मुद्दे पर मिले हुए हैं। कांग्रेस ने जनगणना रोकी, बीजेपी ने भी रोकी। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, ओबीसी में अटल जी बहुत लोकप्रिय है। तो हमने ओबीसी के लोगों को पूछा अटल जी कैसे नेता? कहा बहुत अच्छे नेता। हमने कहा तुम्हारी गिनती तो नहीं किया? कहा वो तो नहीं पता किया कि नहीं किया, लेकिन अच्छे नेता। कर्मचारियों को पूछते हैं तो पुरानी पेंशन खत्म हो गई तो ठीक हुआ? कहा नहीं, बहुत गलत हुआ। तो अटल जी ने खत्म किया, तो अटल जी अच्छे नेता है और पुरानी पेंशन खत्म हो गई, गलत हो गए, दोनों एक साथ कैसे? तो हमारे समाज में मीडिया के माध्यम से एक साइकी बनाई जाती है और अपने लोगों को वो थोपने का काम करते हैं। महिला आरक्षण बिल जब कांग्रेस ने पेश किया था तो शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था केवल हिप्पी कट महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। कहा कोटे के अंदर कोटा दो। फिर बीजेपी ने वही बिल पास किया जो कांग्रेस ने लाया था, वही बीजेपी ने पास किया। तो कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है। ये जो हमारी सोच है, ये सोच गलत है। ये वाई होता ना, ऐसे वाई ऊपर दो दिखते नीचे एक है, वाई होता ना, वाई पोलर इसको बोलते हैं। ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ऊपर अलग अलग है, नीचे मिले हुए। ऊपर अलग अलग दिख रहे हैं, नीचे मिले हुए। ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ऊपर अलग अलग दिख रहे हैं मगर नीचे मिले हुए। हर मुद्दे पर एक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को भगाओ, दूसरे को लाओ। 14 में हम बहुत गुस्से में थे। जब बहुत गुस्से में थे तो किसको लाए? कांग्रेस से गुस्से में थे तो बीजेपी को लाए। अब बीजेपी से गुस्से में किसको लाना चाहते हैं? तो कुछ लोग कह रहे हैं हमारे जेंटिलमैन से ज्यादा तो अनपढ़ लोग समझते हैं। जेंटिलमैन लोग जल्दी प्रभावित है। हमारे जेंटिलमैन क्या कह रहे हैं? भेड़िया शाकाहारी हो गया, मतलब कांग्रेस सुधर गई। अरे भेड़िया कभी शाकाहारी हो सकता है? तो जेंटिलमैन लोग भेड़िए के पास भाईचारा बनाने जाते हैं कि भेड़िया शाकाहारी हो गया है। फिर भेड़िया भाई खत्म करके चारा समझकर खा जाता है। तो बार बार हम यही कर रहे हैं। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमें अपना मजबूत विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस एक ही है, अलग नहीं है। और जब तक विकल्प खड़ा करने के मूड से विकल्प नहीं खड़ा करोगे तब तक विकल्प खड़ा नहीं होगा। क्योंकि जब कांग्रेस 4 जूता लगाती है तो हम बीजेपी के पास जाते हैं, तो बीजेपी आ जाती है। तो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले के कान में कहते हैं आ गई सरकार, आ गई, 4 लगाया था हमने तब आ गई, तब हमसे गुस्सा हुए तब न तुम्हारे पास आए। तो ध्यान रखना, 4 का 3 मत करना, 2 और बढ़ा देना, तब तो फिर हमारे पास आएंगे। तुम 4 का 3 कर दोगे तो हमारे पास कैसे आएंगे? तो फिर बीजेपी से गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर
क्योंकि वो 4 का 6 कर देती है, 8 कर देती है, तो गुस्से में आकर फिर कांग्रेस की तरफ आते हैं। फिर बीजेपी वाले कहते तुमने कहा था 4 से कम मत करना, हमने 8 कर दिया था, इसलिए तुम्हारे पास आए। तो अब ध्यान रखना, 8 का 7 मत करना, 4 और बढ़ा देना। तो बारी बारी से जूते बढ़ रहे हैं और हम इससे गुस्से में आकर उसके पास जा रहे हैं और उससे गुस्से में आकर उसके पास जा रहे हैं। इससे समाधान संभव नहीं। और इसके बीच में जब कोई मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी संगठन खड़ा हो जाता है, हम भी है मैदान में, आपकी लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, नहीं नहीं तुम कैसे आ गए, हम बहुत गुस्से में हैं, अभी इसको हटाना है, तुम कैसे आ गए, भागो भागो, तुम वोट कटवा हो, भाग जाओ। वो 85% की पार्टी, 85% का संगठन, उसको कह रहे हो वोट कटवा हो, और जिताने हराने गुस्से में एक ब्राह्मण के पास दूसरे ब्राह्मण, फिर वो कहता आप ही तो कह रहे थे कांग्रेस बीजेपी दोनों खराब है, इसलिए तो हम आ गए। कहा कह रहे थे, लेकिन अभी कांग्रेस बीजेपी ने जूता बढ़ा दिया है, इसलिए हम इसको भगाना चाहते हैं, तुम अगले इलेक्शन में आ जाना। वो संतोष मार के जाता है, अगले इलेक्शन में लड़ेंगे, और अगले इलेक्शन में जब फिर जाता है कि आपने ही कहा था अगले इलेक्शन में, अरे इसने तो और जूता मारा, हम फिर गुस्से में आ गए, तुम मत आना, तुम बाद में आना। तो विकल्प कब खड़ा होगा? हमारा ये कहना है, विकल्प कब खड़ा होगा? अगर कांग्रेस से गुस्से में आकर बीजेपी को लाया जाएगा और बीजेपी से गुस्से में आकर कांग्रेस को लाया जाएगा, एक ब्राह्मण की पार्टी को भगाकर दूसरे ब्राह्मण की पार्टी लाया जाएगा, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी हटाकर पहले ब्राह्मण की पार्टी लाया जाएगा, तो आपका विकल्प कब खड़ा होगा? ये सोचने समझने और विचार करने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारे महापुरुषों ने त्याग करके हमें वोट का अधिकार दिया, तो ब्राह्मणों की सत्ता बदलने के लिए नहीं दिया, खुद शासक बनने के लिए दिया। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। चलो बूथ की ओर और चलो गांव की ओर जो अभियान चलाया जा रहा है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी खबरें मीडिया में नहीं आती, तो हमें अपने मुंह को ही आकाशवाणी बनाना पड़े। 2 प्रकार के नेता हैं, कुछ के चेहरे मीडिया में चमकाए जा रहे हैं। मीडिया में क्यों चमकाए जा रहे हैं? मीडिया तो हमारे नात रिश्तेदारों की है नहीं, तो फिर मीडिया में कुछ के चेहरे क्यों चमकाए जा रहे हैं? इसलिए चमकाए जा रहे हैं कि अगर आपको अच्छा कहीं नहीं लग रहा है, तो जिसको मीडिया में आपके आदमी को चमका रहे हैं उसके साथ चले जाए, कम से कम उस पर उनका कंट्रोल तो रहेगा। मीडिया में किसका नहीं आता? जिस पर नियंत्रण नहीं है, जिस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, सोचते इसको मौका नहीं मिलना चाहिए, तो इसका बिल्कुल भी एक लाइन की खबर नहीं बनी। वामन मेश्राम साहब रोज कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लाखों के कार्यक्रम करते हैं। आरएसएस हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग ले गए। आरएसएस के इतिहास में कभी भी कोई नेता ऐसा काम नहीं किया। कहीं खबर आई? क्यों नहीं आई? वो जानते हैं उनको किसको हाइड करना है, किसको हाईलाइट करना है। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर उनकी मीडिया किसी को हाईलाइट कर रही है, वो हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता है, मगर जिसको हाइड कर रही है वो जरूर हमारा नेता हो सकता है, क्योंकि हाइड इसलिए कर रही है कि डर रही है, डर रही है इसलिए हाइड कर रही है। अगर आपको छुपा रहे हैं इसका मतलब डर रहे हैं ना, इसलिए तो छुपा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मुंह को आकाशवाणी बनाना है। मेश्राम साहब ने 6 लाख बूथों का संगठन बनाने के लिए कहा। जौनपुर के लोगों को और वाराणसी मंडल के लोगों को 6 लाख बूथों की टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने जिले की टेंशन लेना है। अपने जिले की हर विधानसभा की बूथ लिस्ट निकालो, हर विधानसभा के कमेटी के साथ में बैठो, उनके साथ में होमवर्क करो और डे टू डे का प्लान बनाओ कि एक एक बूथ पर कैसे जाना है। केवल कहने से नहीं होगा, प्लान बनाकर करने से होगा। और अगर 6 लाख गांव में प्लान बना करके हम लोग 6 लाख बूथों पर जाते हैं, 15 लाख बूथों पर जाते हैं, तो उससे क्या होगा? ईवीएम ऐसे उड़ जाएगा हवा में। जो ईवीएम है ना, ईवीएम हवा में उड़ जाएगा। क्यों? अगर 15 लाख बूथों पर एक साथ ईवीएम को फोड़ दिया, चलो अभी चुनाव आयोग को कह रहे नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, 15 लाख बूथों पर संगठन हो गया और 15 लाख बूथों के लोगों को गुस्सा आया और 15 लाख बूथ के लोगों ने ईवीएम को फोड़ दिया।
15 में से 5 लाख बूथ वालों ने ही छोड़ दिया, क्या होगा? ईवीएम हवा में चला जाएगा। तो बड़ी समस्या जो है उससे भी निपटा जा सकता है अगर आपके पास संगठन हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या से निपटा जा सकता है। इसके लिए अभी बाम से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन हो गया, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल तक हम पहुंच गए हैं। इसके नीचे गांव लेवल और बूथ लेवल तक हमको पहुंचना है। अगर हम गांव और बूथ लेवल तक पहुंचते हैं तो इस देश में हम बड़ा परिवर्तन करने लायक हो सकते हैं। तो इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए ये विषय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में चर्चा के लिए रखा गया है, क्योंकि ये काम कार्यकर्ताओं को करना है। चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, ये काम कार्यकर्ताओं को करना है। तो इसके लिए प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं को प्लान बना करके ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई असंभव काम नहीं है। ये हम लोगों ने किया है और आगे भी कर सकते हैं। ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको किया जा सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो अगर ये काम हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में कामयाब हो सकते हैं। अगर प्लान बनाकर करें तो एक जिले में 1 साल में हर बूथ पर पहुंच सकते हैं। अगर धीरे धीरे भी करें तो 2-3 साल में हर बूथ पर पहुंच सकते हैं। तो हर बूथ पर संगठन बनाने का, फिर हर बूथ पर सोशल नेटवर्किंग का संगठन बनाने का, जो हमारे तमाम विंग है उनका संगठन बनाने का, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबका संगठन बनाने का, इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो इस देश में जन आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं और इस देश में अपना राजनीतिक विकल्प भी हम लोग खड़ा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम लोगों को काम करना होगा। इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।